हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो ये कैपेसिटर वाली सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जहाँ पे आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए थे। कंडक्टर्स, इंसुलेटर के बारे में बताया था, बाउंड चार्जेस और फ्री चार्जेस क्या होते हैं ये पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है ये सिखा दिया था। इसके अलावा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, और जो बेसिक टाइप के कैपेसिटर्स थे उसके जो सिम्बल्स थे वो हम सब लोगों ने बेसिक सारा कुछ पढ़ लिया था। जितने भी फॉर्मूले वगैरह थे सब कवर करा दिए थे वहाँ पे। अब आज हम लोग आगे के जो कैपेसिटर्स हैं, लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे सिलेबस में है। स्फेरिकल तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, ना ही सिलेंड्रिकल पढ़ना है, उनके बस फॉर्मूले आप लोगों को दिखाए थे। आइसोलेटेड कैपेसिटर आपको पढ़ा दिया था, जहाँ पे एग्जांपल दिया था अर्थ की कैपेसिटी वाला, जहाँ पे देखा था कि अर्थ की टोटल कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड आई थी, जिससे ये कंक्लूजन निकला था कि एक जो फैरड होती है 1 फैरड वो बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। 1 फैरड का कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके सिलेबस में है और यहाँ से ही सारे क्वेश्चंस मेंशन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल भी आते हैं, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं अलग अलग। मैंने 3 केस ही आप लोगों को वहाँ पे लिखवाए थे अलग अलग। तो जो पहला केस हमारे पास बनता है यहाँ पे वो है व्हेन वैक्यूम और एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मतलब मेरे पास मेरा कैपेसिटर है और उसकी प्लेट्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे वैक्यूम या फिर एयर प्रेजेंट है, वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव कर रही है। सपोज करो कि मैंने ऐसे बना दिया इस तरह से कि ये एक प्लेट मेरी कैपेसिटर की हो गई, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया इस तरह से, है ना। इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया और इसके अलावा जो मेरी दूसरी प्लेट थी उस पर कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव हुआ। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया था। आपको बताया था कि 2019 में भी क्वेश्चन आया था उस चीज़ के ऊपर, कैपेसिटर की चार्जिंग का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना था। खैर वो हम पढ़ चुके हैं। इस प्लेट को हमने अर्थ कर दिया। अभी अर्थिंग क्यों करते हैं ये कहानी आपकी बाकी है, इसको मैं पढ़ाऊंगा आगे की क्लास में कि अर्थिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। खैर इस वाली प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू, इस वाली प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। दोनों प्लेट्स के बीच में गैप मान लीजिए डी गैप है, ठीक है। प्लेट एरिया, सपोज इस प्लेट का एरिया भी ए है और इस प्लेट का एरिया भी ए है। कैपिटली मैंने एरिया मान लिया। इस इंटरवेनिंग रीजन में सब जगह पे क्या भरा हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। जिस डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या बोला बाय डिफॉल्ट, एयर बोला है। एयर भी तो एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा ना, इंसुलेटर होता है तो एयर फिल हुई भी है। तो हम लोगों को इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी शो करनी है कि कितनी कैपेसिटी इसकी आएगी। अब देखो, कैपेसिटेंस निकालने का सबसे सिंपल लॉजिक ये होता है कि हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाएंगे पोटेंशियल, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड से कन्वर्ट कर लूंगा। मैंने ये आपको सिखाया था पोटेंशियल ग्रेडियंट में। और जैसे ही मेरे पास V आ जाएगा, इस V से मैं क्या बना लूंगा, C बना लूंगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू CV वाला। तो वहाँ से हम लोग अपने C पे पहुँच जाएंगे। तो हमेशा कैपेसिटर के डेरिवेशन में कैसा भी डेरिवेशन हो, चाहे वो स्फेरिकल का हो, सिलेंड्रिकल हो, पैरेलल प्लेट हो, यही कॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से आप पोटेंशियल पे पहुँचोगे और पोटेंशियल डिफरेंस से कहाँ पहुँचोगे, फाइनली आप कैपेसिटेंस में पहुँच जाओगे। तो अब ज़रा याद करके बताओ, आप लोगों को जब गॉस लॉ पढ़ाया था तो वहाँ पे एक सिंगल प्लेन चार्ज शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाया था। कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। बट आपको यहाँ पे जब सब केसेस कराए थे कई सारे, तो उसमें ये भी था कि अगर 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट हों तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है सिखाई थी, और कहा था वहाँ पे कि आगे मैं इसको यूज़ में लेके आऊँगा, तो याद रखना। तो यहाँ पे जब प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम वही है, वही लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की प्लेट अपोजिटली चार्ज होती हैं, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2 प्लेट्स के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। सिग्मा को कैसे डिफाइन करोगे, सिग्मा होता है हमारे पास टोटल चार्ज को एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस सिग्मा के फॉर्मूले को यहाँ पे खोल लो। सिग्मा की जगह क्या लिखा, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट साथ में चल ही रहा है, तो मैंने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता लग गया कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इतनी होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करूंगा, रूल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाऊंगा। अब वो कैसे बनाऊंगा उसको देख लो, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। क्या लिखेंगे, वी नो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट,
याद हो आप लोगों को अगर, तो E इज इक्वल टू माइनस का dv/dx समझाया था, जहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करा के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए थे। और ये भी बोला था कि जब बाद में मुझे यूटिलाइजेशन पड़ेगा इस फॉर्मूले का, तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, इसको E इज इक्वल टू v/d या v/l ऐसे करके यूज़ करूँगा, क्योंकि नेगेटिव साइन तो यहाँ पे क्या शो किया करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो नेगेटिव साइन का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। और ऊपर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आया करता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, नीचे क्या आती है डिस्टेंस आती है, तो ये नीचे डिस्टेंस हो गई। तो इसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखूंगा कि E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन D। ध्यान रखना V किसी एक प्लेट का पोटेंशियल नहीं है, V इन दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो V पोटेंशियल डिफरेंस है, D क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है। तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज होगा वो ऐसी हमारे से डिनोट किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, सेकंड इक्वेशन है, यहीं पे मैं आगे कर देता हूँ थोड़ा सा सॉल्व, तो आप लोग आगे नीचे कर लेना। तो E और E बराबर है, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा, V अपॉन D इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से V की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, V आ गया Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो ना, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाला, हाँ हम लोगों ने ये निकाला, उससे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला बना दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास इतना आ गया। अब इससे मैं क्या कन्वर्ट कर लूँगा, C कन्वर्ट कर लूँगा, कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो V इज इक्वल टू QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट आया, इसको आगे मूव करते हैं। तो V इज इक्वल टू QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये आया है हमारे पास। अब जरा सोच के बताओ, आप लोगों को अच्छे से पता है कि कैपेसिटेंस क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV होती है ना, इस तरह से डिफाइन होती है। तो Q इज इक्वल टू CV से V की वैल्यू क्या आएगी, V की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पे Q अपॉन C आ जाएगी। तो V की जगह क्या आया, Q अपॉन C आ गया यहाँ से। तो Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है ना, ये वैल्यू आ गई। Q से हमारा Q कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन C की क्या वैल्यू बची, 1 अपॉन C बचा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इसको रिवर्स कर दो तो फाइनली क्या आएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देख लो ना, बात समझ में आ गई। यही फॉर्मूला आया था स्टार्टिंग के जो चार्ट बनवाए थे, वहाँ पे देख लेना कि हमारे पास कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में था वो कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब देखो इससे कितनी इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि कैपेसिटेंस, मैंने बताया था ना डायमेंशंस पर डिपेंड करता है कैपेसिटर की। तो हाँ, अगर प्लेट एरिया बढ़ाओगे आप तो उस सिचुएशन में कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, यानी अगर बड़ी बड़ी प्लेट का कैपेसिटर बनाऊं मैं, ज़्यादा प्लेट एरिया का, तो ज़्यादा कैपेसिटेंस हो जाएगी। इसके अलावा अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम करके रखा जाए तो उस सिचुएशन में भी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है प्लेट एरिया पे और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस पे। और उसके अलावा एक और पैरामीटर क्या बताया था कि दोनों के बीच में जो मीडियम है उस पर भी डिपेंडेंसी होती है। फिलहाल तो एयर थी, इस वजह से यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं आया, बट अगर एयर की जगह यहाँ पे कोई और चीज़, कोई मीडियम भरा हुआ होता, कोई कागज़ भरा हुआ है, मोम भरा हुआ है, या फिर कोई और दूसरी चीज़ भरी हुई है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन होता है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाता है। तो अभी फिलहाल तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव करा है ये किस चीज़ के लिए है, ये है हमारे पास फॉर एयर और वैक्यूम, है ना, जब हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम फिल होता है। ओके, केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो पहला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया ये भी। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वापस वही प्लेट्स बना लेते हैं, डायग्राम तो बना ही लोगे हम आप लोग। तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट मैंने बना ली, ठीक है, इस तरह से प्लेट हो गई पॉजिटिवली चार्ज पूरी की पूरी। हम लोगों ने दूसरी प्लेट बनाई नेगेटिवली चार्ज, इस पे सब पे माइनस चार्ज है, इसको मैंने अर्थ कर दिया, ठीक है। अब जो इसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का कोई डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने इस जगह पे फिल कर दिया है, ठीक है। तो एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। प्लेट एरिया कितना है दोनों का, ए है। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस वही पुराने वाली हमारे पास कितनी, डी डिस्टेंस है। चार्ज कितना, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। तो अब इस सिचुएशन में कैपेसिटेंस क्या होती है, डायरेक्टली याद रखना मेरी बात। तो अब जो नई कैपेसिटेंस आएगी, सपोज जो पुराने वाली एयर वाली कैपेसिटेंस आई थी, इसको मैं सी नॉट लिख लेता हूँ यहाँ पे, C0। तो जब नई कैपेसिटेंस आती है यानी सी कैपेसिटेंस, तो वो पुरानी वाली कैपेसिटेंस का हमेशा के टाइम्स होती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक बढ़ दी जाता है के किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो उस सिचुएशन में एयर वाली कैपेसिटेंस में के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास मीडियम वाली कैपेसिटेंस आ जाएगी। यानी कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स इंक्रीज होती है, और ये बात हर जगह वैलिड रहेगी। बाद में आप देखोगे अलग अलग केसेस पढ़ोगे कि कैपेसिटर के हम लोगों ने जब चार्ज करा तो बैटरी कनेक्ट कर रखी थी, उसके बाद बैटरी को हटा दिया, फिर एक डाइलेक्ट्रिक हमने रखा, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर में पूछा जाता है। बट हमेशा
किसी में कुछ भी चेंज होता रहे बट कैपेसिटेंस तो हमेशा क्या होती है, के टाइम्स इंक्रीज ही होती है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगी, के टाइम्स होगी। तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बन गया, अब एप्सी नॉट की वैल्यू तो तुम जानते थे क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। तो टोटल कैपेसिटेंस पुराने वाली कैपेसिटेंस की क्या हो गई, के टाइम्स हो गई, ये इतना है। तो इस चीज़ को तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है बहुत अच्छे से, यानी कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फुल्ली फिल कर देंगे, पूरी जगह पे डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो उस सिचुएशन में कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। जो एयर वाला कैपेसिटेंस था उसका के टाइम्स हो जाएगा, कि अगर एयर में कैपेसिटर बनाया था, एयर रखा हुआ था उसके बीच में, तो वहाँ पे 5 माइक्रोफैराड था, मैंने उसके बीच में लाके 3 वैल्यू का, 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 5 × 3 15 माइक्रोफैराड हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला डेरिवेशन, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी उससे बड़ा डेरिवेशन है, इसलिए एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भैया डाइलेक्ट्रिक अगर पार्शियली फिल कर रहा है, पूरी तरह से फिल नहीं कर रहा है। डायग्राम बना के दिखाया था आपको, जब सारे फॉर्मूले की जगह लिखवाए हुए हैं, आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। तो इस सिचुएशन में कैसे कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो भैया इस डायग्राम को बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीखेंगे, इसका तरीका बताऊंगा, इसको कैसे याद रखोगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये वाला डेरिवेशन, बट तरीका आना चाहिए इसका, एक कॉन्सेप्ट इतना बेस्ट बिल्ड हो जाएगा आपके पास कि आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा अगर आप ध्यान से समझोगे इसको। तो ये पहली प्लेट हो गई, ये मेरे पास मेरी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट हो गई, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, इसको मैंने अर्थिंग कर दिया, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज। टोटल डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में कितनी, डी डिस्टेंस, प्लेट एरिया कितना, इसका प्लेट एरिया ए, इसका प्लेट एरिया ए, ठीक। अब इसके बीच में हमने क्या करा, इसके बीच में एक स्ट्रिप लाके रख दी, एक पट्टी लाके रख दी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, के था, ऐसे, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है, टी थिकनेस है इसकी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। तो ये सब्सटेंस मैंने लाके यहाँ पे फिल कर दिया। अब हुआ क्या, इसके अलावा जो ये जगह बची हुई है, इस जगह में क्या है, यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी एयर है, ऑब्वियस सी बात है। और जो ये आपने सब्सटेंस लाके रखा है, इसका क्या नाम दोगे कि सर ये जो सब्सटेंस है ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने लाके रखा है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो नाम सारे लिखने ज़रूरी होते हैं, तभी चीज़ें समझ में आती है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई हमारे पास ये पूरा एरिया है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, सारा चार्ज तो यहीं स्टोर होना है। तो यहाँ पे होगा क्या, दो चीज़ों के बीच में पार्टनरशिप है। एक थोड़ी सी जगह तो कौन शेयर कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब शेयर कर रहा है, बाकी जितनी जगह बची वहाँ पे कौन भरा हुआ है, एयर। तो अगर टी विड्थ का डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और टोटल विड्थ डी थी, तो कितनी विड्थ बची एयर के लिए, एयर के लिए डी माइनस टी जगह बची। भाई यहाँ की मिला लो और यहाँ की मिला लो, दोनों जगह मिला के कितनी बचेगी, डी में से टी कौन ले गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले गया, बाकी बची कुछ किसके हिस्से में आई, एयर के हिस्से में आई। बस इतना सा फर्क है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहाँ पे कैसे होगी, तो पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये आपने अपने याद रखने के लिए रखना है, इसको आप एग्जाम में लिख के नहीं आओगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक लॉजिक क्या है, तो कॉन्सेप्ट भैया ये है, मैं ये करूँगा यहाँ पे कि दो चीज़ें चलाऊँगा, एक बार एयर के लिए चलाऊँगा फॉर्मूला, एक बार डाइलेक्ट्रिक के लिए चलाऊँगा फॉर्मूला, ठीक है। एक बार एयर के लिए, एक बार डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो एयर के लिए जब एयर फिल है यहाँ पे, तो एयर की वजह से प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करो कि मेरे पास कितना आया, V1 आया। फिर डाइलेक्ट्रिक के केस चलाएंगे, डाइलेक्ट्रिक की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में कितना आया, सपोज V2 आया, ठीक है। या इससे पहले एक काम करते हैं, V1 V2 बनाने से पहले तो आप उस पर पहुँचोगे ना ई की वैल्यू पे। तो सबसे पहले हमारे पास जब एयर फिल हुई भी थी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E1 था। जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E2 था। E1 से क्या करेंगे, V1 बना लेंगे, E2 से क्या करेंगे, V2 बना लेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल में कन्वर्जन करना, क्योंकि हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि E = -dV/dx। इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों को सब चीज़ें सॉल्व करनी आती हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल बना लिया। अब दो पोटेंशियल हो गए, क्या करूँगा, इन दोनों को सिंपली ऐड करके क्या निकाल लूँगा, नेट पोटेंशियल निकाल लूँगा। V नेट आ जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को ऐड करके, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास फाइनली आ गया। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करूंगा, Q = CV वाला फॉर्मूला लगा के क्या कैलकुलेट कर लूंगा, जो नेट कैपेसिटेंस आएगी वो नेट कैपेसिटेंस में कैलकुलेट कर लूंगा। तो मेरी बात समझ में आ गई ना। तो ये जो मैंने आपको समझाया है, यही सारा का सारा इसका मूल मंत्र है, सारा का सारा बेसिक लॉजिक यही है। जिसको ये ट्रिक याद है यहाँ पे, तो ये वाला डेरिवेशन बड़े आराम से कर जाएगा। सिंपल सी बात, एयर के लिए लेके चलो एक बार डेरिवेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट करके छोड़ दो। फिर डाइलेक्ट्रिक के लिए लेके चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पोटेंशियल में कन्वर्ट करके छोड़ दो। फिर टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो, स्केलर क्वांटिटी है, और फिर फाइनली इसको
Q इज इक्वल टू सी वी से सी में चेंज कर लो, यही करने वाला हूँ। देखो अब सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं एयर के लिए, तो यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, प्रूफ मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, असली डायग्राम मैं पीछे बना चुका हूँ फॉर एयर। हाँ जी, एयर के लिए क्या आएगा, एयर के लिए सिंपल सी बात, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है भाई कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है जब कोई हमारे पास एयर या वैक्यूम फील्ड होती है। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू अच्छे से जानते हैं सब लोग, क्या होती है Q अपॉन ए, सिग्मा की जगह Q अपॉन ए लिखा, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज चल रहा है, E1 निकाल लिया। ओके, अब क्या करेंगे, लेट V1 बी द potential difference between the plates of capacitor when air is filled। जब एयर भरी हुई है उस सिचुएशन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया, V1 मान लिया, ठीक है। तो E1 को V1 में कैसे चेंज करूंगा, अब क्या करूंगा, तो E1 इज इक्वल टू V1 अपॉन कितनी जगह में एयर भरी हुई, अपॉन में डिस्टेंस तो लिखते हो, सारा डिस्टेंस मत लिख देना डी, पुराने वाला केस नहीं है बच्चों, यहाँ पे टी जगह तो कौन लेके बैठा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो एयर के लिए कितनी जगह है, एयर के लिए डी माइनस टी जगह बची हुई है, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, यही ध्यान रखना होता है, डी माइनस टी आएगा, डिस्टेंस इतनी बचेगी एयर के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, दोनों को इक्वलाइज कर लो, तो देयरफॉर फर्स्ट और सेकंड से क्या करोगे, फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ से हमारे पास V1 अपॉन डी माइनस टी, ठीक है भाई, इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से V1 की क्या वैल्यू आ गई, सॉल्व करने पे V1 सर हमारे पास आ गया Q टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में डी माइनस टी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ध्यान रहेगी। तो ये हमारे पास एक टेम्परेरी वैल्यू आ गई V1 की, तो मैं इस टारगेट तक पहुँच गया अपने कि मैंने एयर के केस में E1 से V1 बना लिया, ठीक है। अब मैं डाइलेक्ट्रिक पे लगाऊंगा, डाइलेक्ट्रिक में पहले E2 लिखूंगा, E2 से V2 बना लूंगा। तो अब बात आती है डाइलेक्ट्रिक की, तो फॉर डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए क्वेश्चन को लेके चलेंगे, पूरा इतना इजी डेरिवेशन है, तरीका आना चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए जब E2 लिखूंगा तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गलती सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस यही गलती हो गई, ये गलत है, क्यों सर, यही तो फॉर्मूला होता है दो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का, भैया ये तब होता है फॉर्मूला जब एयर फिल होती है, जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उस सिचुएशन में इसके नीचे साथ में के भी आएगा, अदरवाइज ये हो गया पूरा गलत। तो इस के को भूल मत जाना, तो के हमेशा एप्सिलॉन नॉट के पास तो लगाते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऐसे तो पड़ा होगा, तो के भी आएगा क्योंकि आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो अब की बार, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू खोल दो, Q अपॉन ए आ गई सिग्मा की वैल्यू, साथ में क्या बचा है, कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। ऑल राइट, अब जिस तरह से मैंने V1 को पोटेंशियल डिफरेंस माना था कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जब एयर फिल हुई थी, इसी तरह से मैं क्या मानूंगा, V2 को पोटेंशियल डिफरेंस मान लूंगा जब डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। लेट V2 बी द, ये बात लिखनी पड़ती है थोड़ी बहुत, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देखते रहो बहुत इजी ट्रिक है, कुछ नहीं है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है तो V2 पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया। तो अब V2 का फॉर्मूला लिखेंगे, तो V2 का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे भाई, पहले लिखा था आप लोगों ने E1 इज इक्वल टू V1 अपॉन डी माइनस टी, नीचे डी माइनस टी इस वजह से लिखा था क्योंकि एयर ने डी माइनस टी जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी। तो V2 कितना लिखोगे, तो हमारे पास E2 इज इक्वल टू V2 अपॉन क्या आएगा, टी, क्यों, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने देखो कितनी जगह घेर रखी है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब में तो टी थिकनेस का था ना, तो टी जगह घेर रखी है, तो इस वजह से मैंने क्या करा, E2 को लगाते वक्त क्या लिखा, V2 अपॉन टी लिखा, तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर मेरी 4 हो गई। तो अब क्या करा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ से क्या करोगे, V2 अपॉन टी इज इक्वल टू, देख लो वहाँ पे क्या है, इस जगह पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, तो ये लिख लो, तो Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से V2 की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से आ गई QT अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। ये हमारे पास दूसरा पड़ाव पार हो गया, तो दूसरा हम लोगों ने V2 निकाल लिया। वापस चलते हैं भाई, हम लोगों ने E1 से V1 बनाया, E2 से V2 बनाया, यहाँ तक V1 V2 निकाल के बैठे हुए हैं। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, दोनों को ऐड ऑन कर लो। V1 ये रहा तुम्हारे पास, एयर के केस में आया था, V2 ये रहा तुम्हारे पास, देयरफॉर क्या लिखोगे, नाउ नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द
प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। भाई प्रेजेंट तो दोनों ही चीज़ें हैं ना, एयर भी है और हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो आएगा वो कैसे निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वी टोटल जो आएगा वो V1 प्लस V2 करके आ जाएगा। तो उसको सिर्फ V मान लेता हूँ। V1 कितना आया हमारे पास, V1 की वैल्यू देख लेते हैं, क्यू डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो भैया ये है क्यू डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, और हमारे पास जो V2 है वो V2 ऊपर लिखा हुआ है क्यू टी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन वॉमन आएगा, कुछ कॉमन वॉमन वो ले लो। देखो कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन q है, दोनों में है। इसके अलावा a एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, हाँ जी दोनों में है, तो इसको कॉमन रख लो। तो q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कॉमन आ गया। अब क्या बचा, यहाँ पे d माइनस टी बचा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास d माइनस टी बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ऊपर t बचा और नीचे क्या बचा, कैपिटल K बचा। तो यहाँ पे t बचा और अपॉन में क्या बचा, कैपिटल K। आपको लगना शुरू हो गया क्योंकि फॉर्मूला आना शुरू हो गया है। ठीक है भाई, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया अपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, चाहे एयर भरा हुआ है चाहे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, नेट निकाल के यहाँ तक आ गए। तो ये V आ गया। अब देखो वापस चलते हैं समझने के लिए। तो हम लोगों ने E1 से V1 बनाया, E2 से V2 बनाया, दोनों को ऐड करके V1 प्लस V2 से V निकाल लिया। अब क्या करूँगा, Q इज इक्वल टू CV से मैं C निकाल लूँगा। यहाँ से मेरी C की क्या वैल्यू आएगी या V की क्या वैल्यू आएगी, Q बाय C। तो मैं इस V को रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से, ये V मेरा कहाँ भाग जाएगा, V की जगह आ जाएगा Q बाय C। क्यों भाई, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है ना, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ से V की क्या वैल्यू आई, C नीचे आ गया, Q बाय C आ गई। बस इतना काम करना तो और हमारी पूरी कहानी आराम से हो गई। हाँ जी, ऊपर क्या चल रहा है, ये D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, ये पूरा ऊपर माना जाएगा, ये ऊपर है सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, Q से Q कट गया। अब इसे पलट लो, तो 1 अपॉन C को पलटा तो C हो गया हमारे पास। इसको पलटोगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, और ये बड़ा सा डब्बा जो है नीचे आ जाएगा पूरा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है भाई, तो ये है हमारा फॉर्मूला जो हमें याद भी होना चाहिए। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, इसका एक स्पेशल केस हल्का सा ध्यान रखना है, एक नोट बना के आगे भी आएगा वैसे तो, कि अगर मेटल भरी हुई है, कोई मेटल की प्लेट है, सपोज कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं कि मेटल प्लेट है, तो मेटल प्लेट के लिए के होता है इन्फिनिटी, बस इतना ध्यान रखना। तो मेटल प्लेट के लिए के इन्फिनिटी होगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म नहीं आने की, वहाँ पे सिर्फ इतना फॉर्मूला आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो कई बार बुक में डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, हमें तो ये पूरा इतना बड़ा फॉर्मूला पढ़ाया गया था। तो भैया मेटल के लिए के इनफाइनाइट होता है, जिस वजह से ये टर्म गायब हो जाएगी और बाकी बचा कुछ फॉर्मूला बचेगा। तो हल्का सा पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया। डेरिवेशन ये काफ़ी बार पूछा गया है कैपेसिटर का। ठीक है, तो पार्शियल फिल वाला डेरिवेशन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। फॉर्मूला भी याद करना है, यही फॉर्मूला हमारे लिस्ट में था जो हम लोगों ने चार्ट स्टार्टिंग में बनाया था। ठीक है, अब इसमें नोट का सेकेंड वाला पॉइंट, भाई फर्स्ट तो भी पहले बता दिया, ये सेकेंड वाला पॉइंट, भाई हो सकता है कि एक स्लैब प्रेजेंट ना हो, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में बहुत सारी स्लैब्स प्रेजेंट हो। किस तरह से, किस तरह हो सकता है कि ये मेरी पहली प्लेट है, ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ, टेंशन ना लो। इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, प्लस क्यू चार्ज है, प्लेट एरिया ए ही है। इसके बीच में मैंने अलग अलग विड्थ के काफ़ी सारे स्लैब रख लिए। एक स्लैब मैंने ये रखा K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, ठीक है, एक स्लैब मैंने ये रख लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 था, अलग अलग है, थिकनेस भी मान लो अलग अलग है, ये T1 है, ये T2 है। ऐसे ही मैंने एक और रख लिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 था, अलग अलग मटेरियल के रख लिए हम लोगों ने। ऐसे करते करते हम लोगों ने n टाइम्स इसको रख लिया, ऐसे बहुत सारे स्लैब रख लिए। लास्ट वाली प्लेट लगा दो ज़रा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट हो गई हमारे पास, माइनस क्यू चार्ज, इसको हमने अर्थ कर दिया। टोटल डिस्टेंस वही है प्लेट्स के बीच में, कितनी, d डिस्टेंस। इस तरह से T1 T2 T3 थिकनेस के बहुत सारे स्लैब रखे हुए हैं। तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सर C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको ऐसे ही एक्सटेंड कर दो, तो C इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल है, ऊपर तो एप्सिलॉन नॉट A ही चलेगा, अपॉन अपॉन का फॉर्मूला बदल जाएगा, D एज इट इज D तो D ही रहेगा, माइनस टी की जगह, इस टी की जगह क्या लिखूंगा, बहुत सारी थिकनेस के स्लैब है ना, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, कहाँ तक, जहाँ तक भी हैं, अप टू n टाइम्स। ठीक है, ये हो गया बंद। प्लस, प्लस में क्या है, प्लस में T अपॉन के है, तो T अपॉन के मतलब इसको कैसे लिखोगे, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन
K3। बात पकड़ में आ गई ना किस तरह से मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ऐसे चलता रहेगा। तो फॉर्मूला एक्सटेंड हो गया हम लोगों के पास कि कभी अगर एक से ज़्यादा स्लैब हो तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके, ठीक है ना। तो इतनी बात भी आपको आनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन था कि कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हम लोगों को पढ़ लेनी चाहिए, तुम्हारे काम आ जाती हैं, ठीक है ना। चलो अगला डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब क्या करिएगा भैया, प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा और ये आपको डेरिवेशन कम से कम 10 से 12 बार मिल जाएगा। कैपेसिटर में जितने भी डेरिवेशन हैं उन सब डेरिवेशन में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया डेरिवेशन पूरे कैपेसिटर में से यही वाला है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो पूछा गया है सबसे ज़्यादा बार वो है पार्शली अगर डायलेक्ट्रिक फिल होता है, वो वाला जो अभी करके आए हैं। बट सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर एनर्जी तो स्टोर करता है, चार्ज क्या है, चार्ज स्टोर कर रहा है। चार्ज स्टोर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एनर्जी का तो एक फॉर्मेट हो गया। चार्ज कैसे स्टोर करेगा, एक बैटरी लगा के आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो बैटरी उन इलेक्ट्रॉनों को चलाने में कुछ वर्क करती है, समझाया था ना कैपेसिटर की चार्जिंग। तो ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को चलाने में कुछ वर्क कर रही है, जिसकी वजह से जो वो वर्क हुआ वो वर्क ही इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है, जिसे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है थ्योरी में, वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज द एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, अब प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ की शुरुआत कर लेते हैं। सपोज अब चार्ज को देखो, यहाँ से चार्ज चलेगा एक बारी में, तो ऐसा है नहीं सारे इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ पहुँच जाएंगे, इस पे सारा नेगेटिव इस पे सारा पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं होता कभी भी। धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा, वो नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे इसके नेगेटिव चार्ज को यहाँ से दूर भगाता रहेगा, और जब इस वाली प्लेट का नेगेटिव चार्ज दूर भाग जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। वैसे करते करते आफ्टर सम टाइम इसकी हर एक प्लेट के पे कितना कितना चार्ज हो जाएगा, Q और Q अमाउंट का चार्ज हो जाएगा, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। तो ये Q अमाउंट का चार्ज जो अपने प्लेट तक पहुंचाया है, इसको पहुंचाने में छोटे छोटे टुकड़ों में चार्ज हमें देना पड़ेगा। इस छोटे से टुकड़े को मैंने क्या मान लिया, dq मान लिया। सपोज करो कि dq अमाउंट का चार्ज सप्लाई करने में, ये चार्ज सप्लाई करने के लिए वर्क कौन करेगा, बैटरी करेगी। बैटरी के बिना थोड़ी ना कैपेसिटर चार्ज होगा, तो ये बैटरी या सेल जो भी लगाई है ये आपके कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो सपोज करो कि dq स्मॉल अमाउंट dq का चार्ज ट्रांसफर करने में इसमें जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, dw अमाउंट का वर्क डन होता है। तो क्योंकि d लगा देने से वैल्यू छोटी हो जाती है ना, तो dw अमाउंट का वर्क डन किया गया है dq अमाउंट का चार्ज देने में। देयरफॉर ये कैसे निकालोगे, dw इज इक्वल्स टू, हमारे पास अच्छे से याद है ना, dq इंटू वी। क्यों, कहाँ से आया, याद करो पोटेंशियल का बेसिक लॉजिक, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इस वाले कॉन्सेप्ट से ही मैंने वर्क डन निकाल लिया इस तरह से। तो स्मॉल अमाउंट का चार्ज dq प्रोवाइड कराने में कितना वर्क डन हुआ, dw वर्क डन हुआ। कब, जब v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से हम लोगों ने काम लिया था। तो ये v वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है। बैटरी क्या करेगी, बैटरी तब तक चार्ज ट्रांसफर करती रहेगी जब तक या तो ये कैपेसिटर फुल ना हो जाए, ये कह दे कि भैया बस अब और चार्ज की जगह नहीं है, या फिर जब तक इस बैटरी की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में नहीं हो जाता। जिसको ये बेसिक आता है ना, वो आगे की जो कहानी आएगी कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली सिचुएशन में, जब बैटरी लगी हुई होती है तो हमें डायलेक्ट्रिक भरने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैटरी हटा देते हैं तो उस सिचुएशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो वाले केस वही बच्चा समझ पाएगा इसको ये बात अच्छे से पता है कि कैपेसिटर की चार्जिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो ध्यान रखना मेरी बात, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बैटरी तब तक चार्ज ट्रांसफर करती रहेगी जब तक या तो ये कैपेसिटर ही फुल ना हो जाए। भाई कैपेसिटर फुल हो गया तो उस केस में बाल्टी भर गई, बाल्टी भर गई तो बाकी आगे का चार्ज तो लीक हो जाएगा ना, पानी बाल्टी में से गिरने लगेगा, तो फिर चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। या फिर बैटरी तब तक चार्ज ट्रांसफर करेगी जब तक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और जो मेरे पास ये बाल्टी है, ये जो कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये V क्या है, V ये कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है जो कुछ देर के बाद फाइनली इस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल वर्क डन निकाला मैंने इतना। अब मुझे इतना चार्ज तो ट्रांसफ़र करना नहीं है, मुझे कितना चार्ज ट्रांसफ़र करना है, मेरे को टोटल जो चार्ज ट्रांसफ़र करना है वो चार्ज की वैल्यू है Q। तो एक काम करते हैं, पहले तो इस V को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस V की वैल्यू क्या आएगी, Q इज इक्वल टू सी वी से, तो Q इज इक्वल टू सी वी से V की वैल्यू निकालोगे तो Q अपॉन C वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इनटू में dq। ठीक है, कहाँ से आया, क्योंकि हम लोगों को पता है अच्छे से Q इज इक्वल टू सी वी होता है, यही पूरा बेसिक है कैपेसिटर का। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन C आ जाएगी, मैंने लिख लिया। तो मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, देयरफॉर टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग, कितना चार्ज ट्रांसफर करना है,
क्यू अमाउंट का चार्ज ट्रांसफ़र करना है, इन ट्रांसफरिंग क्यू चार्ज टू द कैपेसिटर। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क डन जो आएगा वो वर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रेशन का हेल्प ले लूँगा, 0 से क्यू तक चार्ज पहुँचाना है, तो इस स्मॉल वर्क डन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। कब तक, स्टार्टिंग में 0 चार्ज था कैपेसिटर पे, खाली था, और धीरे धीरे करते कितना चार्ज हो गया, क्यू चार्ज हो गया। तो इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। सॉल्व करते हैं आगे। इंटीग्रेशन 0 से क्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू है क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर उठाओ। अब जो बाल्टी है भाई, ये बाल्टी तो फिक्स है ना, 10 लीटर की बाल्टी है तो 10 लीटर की ही बाल्टी है, सीधी सी बात है। तो बाल्टी की कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होगी, चार्ज कांस्टेंट नहीं है। क्यों, चार्ज तो थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर हो रहा है, टाइम के साथ साथ चार्ज की वैल्यू इसमें इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चार्ज सप्लाई होता जाएगा, वैसे वैसे बाल्टी बढ़ती जाएगी। भाई सिंपल सी बात, बकेट को लगा दो किसी वाटर टैप के नीचे, अब ये थोड़ी ना पलक झपकाते ही 1 सेकंड के अंदर आपकी बाल्टी फुल हो जाएगी। कभी होता है ऐसा, टाइम लगता है ना पानी को धीरे धीरे भरने में। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है वाटर लेवल बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे इसमें चार्ज ट्रांसफर होता जाएगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। देखो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी ये कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट हो गया, इसको उठा के बाहर खींच लिया। क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर, 0 से क्यू के अंदर क्यू बचा, क्यू इंटू डी क्यू। ऑपरेटर भी ठीक है, वैल्यू भी ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो आपको अच्छे से पता है इंटीग्रेशन का रूल, 1/c को ऐसे रखो तो क्यू की पावर ऊपर एक ऐड कर दो 1+1 अपॉन में 1+1। बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ काफ़ी बार ये वैल्यू। 0 से क्यू तक लिमिट ऐसे रख दी, W इज इक्वस टू 1/c। हाँ जी, तो Q की पावर 2/2। ठीक है भाई, लिमिट जब पुट करोगे, लिमिट पुट कर दो ना, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करोगे, यहाँ पे Q की जगह Q भरोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में 2 चल ही रहा है, माइनस फिर 0 फिल करोगे तो 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर 2/2 डजेंट मैटर, तो ये तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी तब भी, है ना। तो W इज इक्वस टू क्या बचा, W इज इक्वस टू बचा Q²/2C। ये मेरा वर्क डन आया। ये टोटल वर्क डन है उस कैपेसिटर को क्यू चार्ज ट्रांसफर करने में, और यही वर्क डन किस फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, यही वर्क डन इस पर्टिकुलर कैपेसिटर की एनर्जी बन जाएगा। तो क्या लिख दोगे, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड, will be stored as energy in the capacitor। ठीक है, इतनी सी बात लिखनी है बस। तो जो U है एनर्जी वो W के इक्वल हो गई, यानी कितनी हो गई वैल्यू, यानी Q²/2C वैल्यू हो गई। अब जैसे हमारे पास सिंपल हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है हीट का फॉर्मूला, H इज इक्वल टू, आप लोगों ने देखा होगा VI/T होता है, I²RT होता है, V²/R/T होता है। 3 फॉर्मूले होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी 3 फॉर्मूले आएंगे। भाई ये पहला फॉर्मूला तो Q और C के बीच में आ गया। अब आप एक काम कीजिए, आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से पता है कि भाई Q की वैल्यू क्या होती है, CV होती है। रख दो जरा से उठा के यहाँ पे इस जगह पे, तो U इज इक्वल टू एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। Q की जगह C रखोगे CV, तो C²V²/2C। एक C से एक C कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, यहाँ पे हमारे पास हाफ CV² वैल्यू हो गई, है ना। तो एक फॉर्मूला नया ये डिज़ाइन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, Q और C में फॉर्मूला हो गया, C और V में फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला Q और V में और निकाल लेते हैं। तो Q और V में फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पे जो C है इसको गायब कर दो। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से C की वैल्यू क्या गायब करेंगे, C इज इक्वल टू Q/V हो जाएगा। इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। सो फिर से यूज़ करो, U इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ C की जगह पे क्या रख रहा हूँ, C की जगह पे रखूंगा Q/V। तो Q/V इंटू में V² चल रहा है, एक V से V कट गया, तो U इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ Q इंटू V आ गया। तो ओवरऑल मिला के अगर मैं बात करूँ, फाइनली 3 फॉर्मूले कौन कौन से बने जो आपको याद होने चाहिए। U इज इक्वल टू हाफ QV इज इक्वल टू हाफ CV² इज इक्वल टू हाफ Q²/C। ठीक है, हाफ Q²/C, ये 2 को ठीक से बना लेना। ठीक है, ये हमारे पास 3 फॉर्मूले बने। ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ करूंगा। तो U इज इक्वल टू हाफ QV, हाफ CV², हाफ Q²/C। अब ट्रिक एक और क्या ध्यान रखनी है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ोगे कैपेसिटर में, तो जरा थोड़ा ध्यान रखो। जब रजिस्टर आप लोगों ने पढ़े थे 10th में, तो रजिस्टर में ये था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ करंट की जगह चार्ज की बात होती है, बस फर्क इतना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है हर एक कैपेसिटर पे, तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज के स्क्वायर वाला फॉर्मूला प्रेफर करूंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन जब होगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाने में फायदा है, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट होगा सब पे, तो ये वैल्यू कट जाएगी। आंसर तो किसी से भी आ जाएगा, बट आसानी से आंसर इससे आएगा। तो सीरीज में
ऐसा फॉर्मूला यूज़ करो जहाँ पे चार्ज का स्क्वायर आता हो, क्योंकि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है। और पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करो जहाँ पे वोल्टेज का स्क्वायर आता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो जनरली ये दो फॉर्मूले आपके ज़्यादा यूज़ होंगे इसके कंपैरिजन में, तो शायद ही एक आध बार कहीं आए, अदरवाइज मेजॉरिटी में ये लास्ट के दो फॉर्मूले यूज़ करोगे। तो जी भाई डेरिवेशन आएगा एग्जाम में एनर्जी स्टोर वाला, तो आपको पूरा डेरिवेशन यहाँ तक करके दिखाना है कंप्लीट, इस फॉर्मूले तक। कुछ खास नहीं है डेरिवेशन में, देख लो डायग्राम वगैरह बनाना होता है, ये सब थ्योरी तो लिखोगे यहाँ तक डेरिवेशन करोगे। और एग्जाम में आजकल क्या होने लगा है, इसके साथ साथ वो क्या करता है, एनर्जी डेंसिटी को भी प्रूव करवा लेता है। तो क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, साथ साथ में उसने एनर्जी डेंसिटी को भी पूछ लिया आपसे कि एनर्जी डेंसिटी को भी और प्रूव कर दो। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, सिंपल, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पढ़ी होगी आपने, आज तक ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये मास डेंसिटी होती है, क्यों, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो मास डेंसिटी हो गई, ये सब डेंसिटी नहीं है, इसको बोलते हैं मास डेंसिटी। इसी तरह से अब मेरी क्या है, एनर्जी डेंसिटी, तो अगर एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगी, एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी। तो सिंपल जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसको मैं शॉर्ट यू से, स्मॉल यू से शो करूंगा, और स्मॉल यू क्या होगा, टोटल एनर्जी को, यू को, कैपिटल यू को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, है ना, तो उस सिचुएशन में मेरे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। भाई मास को वॉल्यूम से डिवाइड करा तो मास डेंसिटी, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करा तो एनर्जी डेंसिटी। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन। डेरिवेशन की तरफ आते हैं ज़रा। अब डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, हम लोगों के पास सारी बातें हैं। कैपेसिटर एक बार बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट स्टिल। ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है भाई। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे हमारे पास कोई मीडियम भरा हुआ है, सपोज एयर ही है, एयर ही मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी प्लेट्स के बीच में गैप कितना है, डी गैप है, प्लेट एरिया कितना है, ए और ए प्लेट एरिया है मेरे पास। अच्छा जी, अब हमारे पास यू की, कैपिटल यू की क्या वैल्यू है, वो वैल्यू है हाफ सी वी स्क्वायर। इससे स्टार्ट करो, तीन तीन फॉर्मूले हैं, इससे बहुत आसान पड़ेगा। तो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हमें पता है हाफ सी वी स्क्वायर होती है, हाँ कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब यू इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नजर आ रहा है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हो अच्छे से, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो मैंने सी को रिप्लेस कर लिया इस फॉर्मूले से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सी ऐसे रिप्लेस हो गया। अब ये वी कैसे रिप्लेस हो, याद करो, वी कैसे लिखोगे, ई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है ना, ई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस डी है यहाँ पे भी। तो क्या करूंगा, वी की जगह वी इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी, तो ई का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, है ना। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, तो यू इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ए बचेगा, ई का स्क्वायर बचेगा और एक डी बचेगा, क्योंकि एक डी से एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना बचा मेरे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये तो एनर्जी है ना, अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा होगा, इस रीजन का वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम कौन सा, एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में स्टोर होगी ना, तो वॉल्यूम भी किस रीजन का देखूंगा, इस रीजन का वॉल्यूम देखूंगा। इस रीजन का वॉल्यूम कितना आएगा, प्लेट कितनी बड़ी बड़ी है, प्लेट का एरिया है ए, इनटू डिस्टेंस कितनी है बीच में, ये डी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू डी। समझ में आ रही है ना बात। भाई वॉल्यूम में तीन ही तो पैरामीटर होते हैं, दो पैरामीटर तो एरिया के अंदर आ जाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ वाली और हाइट वाली बात आप यहाँ से देख लो। तो ए इंटू डी मेरा वॉल्यूम आ गया, किसका, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो जगह है उस जगह का। इमेजिन करके देखो, दो आप कॉपी पैरेलली रखना, उस कॉपी को रख के बीच में जो जगह बनेगी, थोड़ा इमेजिन करो दिमाग लगा कि वो क्यूबॉइड शेप बनेगा। भाई एक क्यूबॉइड, दो पैरेलली कॉपी रखना, वो प्लेट की तरह काम करेंगे, उनके बीच में जो जगह बचेगी वो जगह कैसी है, क्यूबॉइड तो है। एरिया, वॉल्यूम कितनी आएगी, एरिया, क्योंकि दो टर्म तो इसमें आ गई, तीसरी इसमें आ गई, तो ये हो गया वॉल्यूम। तो मैं ए और टी जो दो टर्म यहाँ पे नजर आ रही है, इसको उठा के नीचे उतार लेता हूँ। तो मैंने कैपिटल यू के नीचे उतार लिया ए इंटू डी को, इस साइड पे जगह खाली हो गई, यहाँ बचा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। देख लो कितना आसान है। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ए इंटू डी को मैंने वॉल्यूम लिख दिया वर्ड्स में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो क्या बन गई ये, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी छोटा यू, ठीक है भाई। तो ये बन गई हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमारे पास कैपेसिटर के केस में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यानी कि कुल मिला के क्या बात हुई, एनर्जी डेंसिटी जो है एंटायरली किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जितना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। बट जितना चाहे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा सकते कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। याद करो, एक टर्म पढ़ाई थी आप लोगों को, डायलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाली। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक लिमिटेड आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हो, उससे ज़्यादा अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, और जो कैपेसिटर मेरे पास है वो मेरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फूक जाएगा। ठीक है, तो इतना है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बढ़ाओगे तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाएगी, बट एक लिमिटेड तक लिमिटेशन होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, जब एनर्जी को स्टोर करते हैं किसी डिवाइस में तो उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी आती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी तो कांस्टेंट है ना, तो यू की डिपेंडेंसी ई के स्क्वायर पे होती है। तो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट वन। इस कैपेसिटर के अंदर जितने भी मेन डेरिवेशंस थे जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले, आइसोलेटेड वाला, या फिर इसके अलावा ये एनर्जी स्टोर्ड वाला या एनर्जी डेंसिटी वाला, सारे करा दिए आप लोगों को। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पहले तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने वाले, उसके बाद जाके हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पाएंगे और फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे। अभी कैपेसिटर में काफ़ी कुछ बाकी है, न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं अभी, कॉन्सेप्ट पे फोकस करा रहा हूँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल कराऊंगा और कैपेसिटर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है।